हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 319 के बारे में, यानी हम सीआरपीसी के सेक्शन 319 के बारे में आज हम बात करेंगे। सेक्शन 319 बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट्स में इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोर्ट में आए दिन इसका काम पड़ता है। इसके तहत सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट्स में लगती रहती है और कोर्ट को उसको लगातार डिसाइड करना होता है। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगती कब है और ये एक विक्टिम को किस तरह के अधिकार ये धारा देती है। तो देखिए, पहले तो इस धारा 319 के तहत विक्टिम को एक अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि धारा 319 में विक्टिम ही एप्लीकेशन लगाता है, विक्टिम या कंप्लेनेंट मान लीजिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई विक्टिम है वो एफआईआर दर्ज करवाता है। अब एफआईआर में वो कई सारे लोगों के नाम लिखवाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको लगता है कि इन सारे लोगों ने अपराध नहीं किया है और इसमें से कुछ लोग निर्दोष हैं, तो वो क्या करता है, उन लोगों को छोड़ देता है और कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर देता है। अब जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं होता। उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ मुलजिमान को बचाने के लिए छोड़ दिया है, या कई बार उसका ये ग्रीवांस होता है कि मेन मुलजिम को ही पुलिस ने बचा लिया है और बाकियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कंप्लेनेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि सही तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, कुछ मुलजिमान को छोड़ दिया गया है जबकि उनके खिलाफ भी चालान पेश होना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में ये जो सेक्शन 319 सीआरपीसी है ये उसको एक रिलीफ प्रदान करती है। अब होता क्या है, जैसे ही मान लीजिए कुछ मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की है तो एक जो रेमेडी है विक्टिम को वो तो ये उपलब्ध होती है कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस उस फाइल में लेगा उसी वक्त वो सेक्शन 190 सीआरपीसी में एप्लीकेशन पेश कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। वो जो बचे हुए मुलजिम हैं या कोई और जो मुलजिम है जो विक्टिम को लगता है, कंप्लेनेंट को लगता है कि उसने भी अपराध किया है, तो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के लिए वो वहां एप्लीकेशन पेश कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉग्निजेंस जो है वो ऑफेंस का होता है, तो कॉग्निजेंस का जो ऑर्डर है वो अलग अलग रूलिंग्स के हिसाब से कोर्ट एक बार ही जब चार्जशीट पेश होती है उस वक्त करता है, तो उसी वक्त 190 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आनी जरूरी होती है। और इसी तरह अगर सेशन कोर्ट का मामला है तो 193 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट के यहाँ एप्लीकेशन पेश करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है और जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो हायर कोर्ट में भी नहीं गया है, या गया है तो उसको वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में वो दोबारा 319 सीआरपीसी के तहत भी एक एप्लीकेशन पेश कर सकता है और कोर्ट को वो जो छूटा हुआ मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन कर सकता है। तो आप ये देखिए, चार्ज पहले लगता है, चार्ज लगने के बाद जब ये फाइल प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जब आ जाती है तो और एक आधे गवाह के बयान जब हो जाते हैं तब ये 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन उस वक्त कोर्ट में लगाई जाती है। तो ये हम अभी इसको बोर्ड पर भी देखेंगे। पहले हम धारा को समझ लेते हैं कि धारा क्या कहती है। तो 3 भागों में आज हम इस धारा को पढ़ेंगे। पहले हम सेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम उसका कोर्ट प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखेंगे और फिर हम देखेंगे कुछ केसेस के माध्यम से कि इस धारा का स्कोप क्या है, एक्सटेंट क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में धारा को व्याख्या करते हुए इस धारा की इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए क्या कहा है इस बारे में। तो इन सारे बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखिए, मैंने केवल धारा के मुख्य मुख्य पार्ट इसमें बोर्ड पर लिखे हैं। आप लोग चाहे तो अपना बेरट खोल लीजिए, केवल मुख्य मुख्य पार्ट्स को ही मैं समझाऊंगी, बाकी तो आप धारा में पढ़ सकते हैं। तो ये धारा जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इस धारा के तहत 4 सबसेक्शन है और जो पहला सबसेक्शन है 319 का 1 नंबर, उसके ही मैंने 4 टुकड़े करके यहाँ लिखा है ताकि आपको बात पूरी मैं समझा सकूं। तो जहां से ये बिगिनिंग होती है धारा,
वो पहला पार्ट ये कहता है कि जहां किसी जांच या विचारण के दौरान, यानी हमारे पास ये सवाल उठता है कि ये धारा जो है, इस धारा की एप्लीकेशन कब लगाई जा सकती है। तो पहला ही जो लाइन है वो इसका ये क्लियर कर देता है कि जहां किसी जांच या विचारण के दौरान कोर्ट को, जहां किसी जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को जो अभियुक्त नहीं है और जिसके लिए ऐसा लगता है कि उसने कोई अपराध किया है और इन अभियुक्त गण के साथ ही उसका विचारण हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये जो हमारा पार्ट 1 है, इसका सबसेक्शन 1 वो ये कहता है। तो पहली लाइन से हमारे पास स्टेज क्लियर हो जाती है कि कौन से स्टेज के दौरान इस धारा में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या तो किसी जांच के दौरान या विचारण के दौरान। तो ये एप्लीकेशन इसमें लगाई जा सकती है। तो यहाँ ये जो पहला पॉइंट है इस धारा का, ये हमारी स्टेज को क्लियर कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि साक्ष्य से ये प्रतीत होता है। धारा में ये लिखा हुआ है कि साक्ष्य से ये प्रतीत होता है, ये अपीयर होता है फ्रॉम एविडेंस। तो यहाँ ये जो साक्ष्य शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस साक्ष्य शब्द की व्याख्या की है कि इस एविडेंस शब्द से हम क्या समझते हैं, यहाँ कौन सी एविडेंस हम सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिटरमाइन करते समय, उसको डिसाइड करते समय काम में लेंगे। तो यहाँ ये जो एविडेंस शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह प्रतीत होता है, अपीयर्स। तो यहाँ साक्ष्य से ये प्रतीत होता है या कोर्ट को ये प्रतीत होता है, इससे हमारा ये मतलब है कि कोर्ट के सामने वो कौन सा मटेरियल है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ इस लाइन से हमको ये दिख रहा है कि कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के बारे में ये धारा बात करती है। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपको इस धारा, ये जो शब्द है इनकी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती है, लेकिन जब आप इस धारा को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के अंदर, आपने एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 319 की, और आपने उस एप्लीकेशन में क्या लिखा कि श्रीमान जी, मैं इस पत्रावली में, इस मुकदमे में विक्टिम हूँ या कंप्लेनेंट हूँ, मैंने इतनी तारीख को थानाधिकारी इतने के समक्ष ये एप्लीकेशन पेश की थी जिसमें मैंने मेरे साथ ये अपराध होना बताया था, जिसमें थानाधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चालान इसमें पेश किया है, लेकिन ये जो मुलजिम है इसको थानाधिकारी ने छोड़ दिया है। अब कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समक्ष इस गवाह ने बयान दिए हैं और मैंने भी अपने बयान दिए हैं। कोर्ट के समक्ष शपथ साक्ष्य में ऑन ऑथ स्टेटमेंट में ये बात आई है कि इस भी मुलजिम ने ये एक्ट किया था, ये अपराध किया था, लेकिन ना तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस की स्टेज पर इस पर कॉग्निजेंस लिया, ना ही थानाधिकारी ने इसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। लेकिन अब चूंकि पत्रावली पर पर्याप्त एविडेंस आ चुकी है और अन्य साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती है, लिहाजा इस मुलजिम के खिलाफ भी कॉग्निजेंस लेकर इस मुलजिम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की एक 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपने पेश कर दी है। अब सवाल ये है कोर्ट के सामने कि कोर्ट इसमें क्या क्या बात देखेगा। मान लीजिए आपको ट्रायल तो याद है ना कि कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस के बाद में चार्ज लग गया, चार्ज लगने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुई, इसके बाद धारा 313 सीआरपीसी में बयान मुलजिम होंगे, फिर डिफेंस एविडेंस आएगी, फिर फाइनल आर्गुमेंट होंगे और फिर जजमेंट होगा। तो ये ट्रायल में ये पूरी कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल की पूरी घटना ये इसमें पूरा डिटेल हुआ। तो अब जैसे चार्ज लग गया, चार्ज लगने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गई, तो उसमें मान लीजिए विक्टिम के बयान हो जाते हैं, एक और सपोर्टिंग एविडेंस आ जाती है कोर्ट के सामने, कोई और गवाह आ जाता है, तो वो दोनों गवाह कहते हैं कि एक्स आदमी ने भी विक्टिम के साथ मारपीट की थी मान लीजिए, और पुलिस ने वाई आदमी के खिलाफ चालान पेश किया है कोर्ट में, वाई आदमी के खिलाफ ट्रायल हो रही है और एक्स आदमी के खिलाफ एविडेंस आ रहा है कि एक्स और वाई उस वक्त घटना में 2 लोग लिप्त थे, लेकिन एक्स के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या केवल ये 2 जो गवाह हैं इनके बयान ही देखेगा, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और जो दूसरी एविडेंस पेश की है उनको देखेगा, क्या जो दूसरी साइंटिफिक एविडेंस है उनको भी देखेगा? तो क्या सारी चीजों को देखेगा और फिर कोर्ट का जो सेटिस्फेक्शन है, देखिए न्यायाधीश किस हिसाब से निर्णय करेगा।
वो अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर और पत्रावली पर जो कुछ है उसका एनालिसिस वो करेगा। ठीक है, तो एक जो इंडिविजुअल जज है उसी का अपना सेटिस्फेक्शन है, उसको लगता है मैं इस एविडेंस से संतुष्ट हूँ, वो हो सकता है एक गवाह से भी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि जब कोर्ट के सामने फाइल होती है तो वो फाइल अपने आप में बोलने लग जाती है। मैं बहुत शिद्दत से ये बात आपको बता रही हूँ कि वास्तव में फाइलें बोलती हैं, फाइल अपने आप कोर्ट के सामने बोलने लग जाती है कि हाँ ये अपराध हुआ है। लेकिन वो जो महसूस करने की बात उन कागजों में जो शब्द है उनको हमें महसूस करना आना चाहिए कि वो शब्द वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट का यहाँ जो सेटिस्फेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये केवल उस जज का ही उस फाइल को पढ़ के जज को जो समझ में आता है, जज जो फाइल से फील कर पाता है, उसको लगता है कि नहीं अपराध हुआ है, अलग अलग घटनाओं को वो जोड़ता है, तब जाकर कोर्ट को ऐसा लगता है, ये सेटिस्फेक्शन वाली बात कोर्ट के सामने आती है। तीसरा जो पॉइंट है वो किसी व्यक्ति, शब्द इसमें यूज हुआ है वुड बी अक्यूज्ड, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और जिसका विचारण इस फाइल पर जो अक्यूज्ड है उनके साथ किया जा सकता है। तो यहाँ किसी व्यक्ति जो शब्द है, कोई पर्सन जो शब्द है वो किसके लिए आया है? वो उस व्यक्ति के लिए आया है जो अभी वहां अक्यूज्ड नहीं है, लेकिन वो वुड बी अक्यूज्ड हो सकता है। वो वुड बी अक्यूज्ड हो सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने अपराध किया है। तो ये जो ऐसा जो वुड बी अक्यूज्ड है, जिसको हम अक्यूज्ड अभी बना सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में ये शब्द जो है आया है, किसी व्यक्ति। ये जो किसी व्यक्ति यहाँ शब्द आया है ये वुड बी अक्यूज्ड है, यानी वो अभी कोर्ट के सामने अक्यूज्ड है नहीं, लेकिन वो बनाया जा सकता है। तो कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, ऐसा लगता है कोर्ट को, ऐसा प्रतीत होता है, और वो जो अन्य अभियुक्त हैं उनके साथ ही विचारित किया जा सकता है, उसका ट्रायल हो सकता है। तो इस बात के बारे में ये बात करता है, वहां न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों बातें हैं, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है उस एविडेंस से, उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने अपराध किया है, और विचारण भी उसका इनके साथ हो सकता है। दो पॉइंट्स देखिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कोर्ट को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, और दूसरा उसका विचारण, उसकी ट्रायल इन अक्यूज्ड के साथ हो सकती है। कौन सा अक्यूज्ड के साथ? जिनका अभी ट्रायल वहां चल रहा है, उन अक्यूज्ड के साथ, उस अक्यूज्ड की भी जिसको अभी हम तलब करेंगे, जिसको अभी हम प्रोसेस में लाएंगे, जिसके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे, उस के खिलाफ जो है वो ट्रायल हो सकती है। जब कोर्ट इन दोनों पॉइंट्स पर सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर फिर कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो सेक्शन 319 की जो 1 सब सेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम इस दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि जब कोर्ट में एक्चुअल प्रोसीडिंग होती है तब सेक्शन 319 कौन सी स्टेज पर काम आता है और किस तरह हम इसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक पुलिस थाना है और ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। हम एक वारंट ट्रायल केस को ही इसमें एग्जाम्पल के बतौर देखेंगे। अब यहाँ कोई घटना होती है इस कंप्लेनेंट के साथ और ये पुलिस में FIR लिखवाने जाता है। इस कंप्लेनेंट ने 4 मुलजिमों के नाम इस FIR में लिखवाए हैं। हालांकि यहाँ ये चारों व्यक्तियों के नाम लिखवाता है, इसलिए हम उनको कह रहे हैं नेम्ड मुलजिम, यानी उनके नामजद वो मुलजिम है। लेकिन कई बार ऐसी भी पोजीशन आती है कि FIR में सारे मुलजिमों का नाम ना लिखवाया जाए, तो कुछ मुलजिम अननेम्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों परिस्थितियां ही हो सकती हैं, नेम्ड भी मुलजिम हो सकते हैं या अननेम्ड भी हो सकते हैं, यानी नामजद भी हो सकते हैं या नामजद नहीं भी हो सकते हैं। तो अब ये कंप्लेनेंट है हमारा परिवादी, ये जाता है पुलिस थाने में FIR लिखवाता है और पुलिस ये चारों ये जो आदमी है जिनका नाम इस कंप्लेनेंट ने लिखाया है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरे अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। अब जब उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो उनमें से 3 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है, चालान दाखिल करता है और एक व्यक्ति को छोड़ देता है, उसके खिलाफ FIR आती है। अब
3 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट यहाँ पेश हो गई। अब मजिस्ट्रेट जो है यहाँ कॉग्निजेंस लेने की कार्रवाई करेंगे। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने की कार्रवाई करेंगे तो इसी स्टेज पर एक एप्लीकेशन 190 सीआरपीसी की विक्टिम जो है वो लगा सकता है। पहला राइट जो है उसको यहाँ मिलेगा, 190 सीआरपीसी की एप्लीकेशन वो यहाँ लगा सकता है। कोर्ट को वो इसी स्टेज पर रोकेगा कि अभी बाकी मुलजिमान के खिलाफ कॉग्निजेंस ना लिया जाए और पहले मेरी प्रार्थना सुनी जाए कि जो मुलजिम पुलिस ने छोड़ दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलजिम है इस केस का और उसके खिलाफ भी कॉग्निजेंस लिया जाए। तो यहाँ वो 190 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पेश कर सकता है। इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस पर सुनेगा, इसकी एप्लीकेशन पर सुनेगा और मान लीजिए वो एप्लीकेशन यहाँ डिसमिस हो जाती है। अब अगर एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो विक्टिम के पास हायर कोर्ट्स में जाने का अपना एक अलग राइट रहता है, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब दूसरा उसके पास क्या ऑप्शन हुआ कि अब कोर्ट ने भी इन 3 मुलजिमान के खिलाफ ही जो है कॉग्निजेंस ले लिया है। अब विक्टिम के दिमाग में अभी भी वो एक जो अक्यूज्ड है वो खटक रहा है कि वो अक्यूज्ड वास्तविक था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी छोड़ दिया है और कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पर उसको छोड़ दिया है। तो अब कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कॉग्निजेंस हो गया है और अब चार्ज लग गया मुलजिम पर। चार्ज लगने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है स्टार्ट हो गई और एक विटनेस मान लीजिए रिकॉर्ड हो जाता है। तो जो ही एक विटनेस रिकॉर्ड हो गया, अब ये 319 सीआरपीसी की स्टेज यहाँ आ जाती है और अब ये जो विक्टिम है इसको यहाँ सेकंड ऑप्शन मिलता है धारा 319 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाने का और यहाँ वो एप्लीकेशन अपनी लगाकर यहाँ इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर वो एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट से यह निवेदन कर सकता है कि वो जो छूटा हुआ मुलजिम है उसके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस उनके सामने आई है, इसलिए उसके खिलाफ भी ये कॉग्निजेंस जो है वो लिया जाए और उसको समन किया जाए, उसको कोर्ट तलब करे, यहाँ उसको भी बुलाए और उसको भी मुलजिम माने। और फिर जो ये बाकी 3 मुलजिम हैं उनके साथ ही इस अक्यूज्ड की भी ट्रायल की जाए। ऐसी धारा 319 सीआरपीसी में वो एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अब आपको ये धारा 319 का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आ रहा होगा कि कौन सी स्टेज पर इस धारा 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ ये एप्लीकेशन लगी है। अब हम इस सेक्शन 319 के स्कोप और इसके एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। तो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसका SLP नंबर है 9184/2008। बहुत इम्पोर्टेंट केस है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 4-5 सवाल आए और उनको इन्होंने उनकी व्याख्या करते हुए उनके जवाब दिए हैं। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें स्टेज क्या हो सकती है। अगर जब कोई व्यक्ति धारा 319 में एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट उसको कब एंटरटेन कर सकता है। तो इसमें 2 स्टेज इसमें बताई गई है। पहला कि इंक्वायरी की स्टेज पर भी इसको लगाया जा सकता है और इसको ट्रायल की स्टेज पर भी लगाया जा सकता है। इंक्वायरी के लिए इन्होंने धारा 200, 201, 202 वाली इंक्वायरी के बारे में बात की है और सेक्शन 398 के बारे में बात की है। तो ये 2 इंक्वायरियां इसमें खास तौर से लगाई गई हैं। और दूसरा इसमें ट्रायल में जब चार्ज हो जाता है, चार्ज लग जाता है और उसके बाद जब उसकी प्रोसिक्यूशन एविडेंस शुरू होती है तब ये धारा काम में ली जाती है। तो उस वक्त सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगते हुए मैंने अपने एक्सपीरियंस में कोर्ट्स में देखी है। तो ये 2 स्टेजेस के बारे में इस हरदीप सिंह केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक और सवाल इसमें आया कि एविडेंस, हमने 319 से जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि 319 में ये जो एविडेंस शब्द है इस पर आप अपना गोला लगा लीजिए, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एविडेंस शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लग जाती है तो कोर्ट्स कौन कौन सी एविडेंस को कंसीडर करेगा। क्योंकि जब कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन ट्रायल की स्टेज पर आती है तो
जो इंक्वायरी के अंदर कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट की है वो भी कई सारी परिस्थितियों में, हमेशा जरूरी नहीं है, मैं जो आपको जो सिचुएशंस बताती रहती हूँ ये जरूरी नहीं है कि एक ही केस पर अप्लाई हो, अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशन उभरती है। तो जैसे मान लो किसी केस में इंक्वायरी के स्टेज पर एविडेंस कोर्ट ने कलेक्ट की है, या किसी स्टेज पर और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एविडेंस कलेक्ट करता है वो भी कोर्ट के सामने होती है, और फिर ट्रायल में जो एविडेंस आ रही है वो भी कोर्ट के सामने होती है। तो सवाल ये उठता है कि 319 सीआरपीसी के तहत कोर्ट जब इस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा तब कौन सी एप्लीकेशन को तब उस एप्लीकेशन के तहत कौन कौन सी एविडेंस देखेगा। तो ये प्रश्न जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो उन्होंने कहा कि ये जो एविडेंस है इसको हम एक ब्रॉड सेंस में विचार करेंगे, इसको बिल्कुल लिटरल सेंस में हम इसका विचार नहीं कर सकते, और इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अर्थों में, इसको बहुत ही वृहत अर्थों में समझा जाना चाहिए, ब्रॉडली इसको अंडरस्टूड किया जाना चाहिए। और जब हम ब्रॉडली इसको अंडरस्टूड करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ट्रायल में जो एविडेंस आ रही है केवल हम उसी को ही विचार में लेंगे, बल्कि जो दूसरी एविडेंस है उसको भी हम विचार में ले सकते हैं। फिर इन्होंने ये कहा, एक और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ही जो ही एविडेंस शुरू होती है, एक या दो गवाह के एविडेंस कोर्ट में हो जाते हैं और केवल प्रोसिक्यूशन ने अपना चीफ एग्जामिनेशन ही कोर्ट के सामने उनका लिखवाया है, गवाह से अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या उस एविडेंस को भी कोर्ट देख सकता है 319 सीआरपीसी के एप्लीकेशन में? तो इसका भी जवाब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इसमें गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। और इन्होंने सेक्शन ये 319 का जो 4 का बी है इसकी खास तौर से इस पॉइंट में उन्होंने व्याख्या की कि इसमें हम ये समझते हैं, इसमें लिखा हुआ है एज इफ, कि मान लो ऐसा हम सिचुएशन इसमें क्रिएट करेंगे कि मान लो वो अक्यूज जो है प्रसंज्ञान के समय से ही अक्यूज्ड था। इस बी पॉइंट में एक डिम्ड सिचुएशन की बात की गई है, तो वहां मान लो वो शुरुआत से ही अक्यूज था, तो इस बात से क्या मतलब है? तो इस बात से यहाँ इसी एविडेंस को इससे कोरिलेट करके इन्होंने समझाया है कि जब कॉग्निजेंस कोर्ट लेता है तो उस वक्त भी कोर्ट के सामने गवाह की कोई जरह नहीं होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन सामने नहीं होता है, केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो एविडेंस कलेक्ट की होती है वो ही सामने होती है। तो जब हम उस वक्त उस एविडेंस के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके आधार पर उस एक्यूज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमको तो उसको बैक उससे रिलेट करना है, बैक पॉइंट से। तो यहाँ एज इफ का हम मतलब वही समझेंगे जैसे वो कॉग्निजेंस की स्टेज पर जो सिचुएशन थी उसी रूप में, जैसे ये अक्यूज के खिलाफ वही से कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन जो है 319 की एप्लीकेशन डिसाइड करते समय होना जरूरी नहीं है, और कोर्ट जो एग्जामिनेशन गवाह का हुआ है, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके आधार पर भी ये एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। फिर तीसरा, नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? क्योंकि कोर्ट एप्लीकेशन जब तय करेगा, कई बार 319 की जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि अभी अभी कुछ मुल्जिमान के खिलाफ कोर्ट ने चार्ज लगाया है, और चार्ज बनते समय कोर्ट ने कोई और नया मुल्जिम नहीं जोड़ा, और अब चार्ज लगने के कुछ समय पश्चात ही कोर्ट नया मुल्जिम जोड़ रहा है। तो ऐसी कौन सी एविडेंस नई आ गई इसी स्टेज पर? केवल इन गवाहों के बयानों के आधार पर केवल गवाह 4 नाम अन्य व्यक्तियों का जोड़ देते हैं, तो केवल उन नामों के आधार पर ही कोर्ट नया मुल्जिम बुला लेगा? तो किस लेवल का सेटिस्फेक्शन कोर्ट का होना चाहिए? और अगर कोर्ट एविडेंस का ज्यादा एप्रिशिएशन करता है तो फिर वो जो दूसरे मुल्जिम जो ऑलरेडी वहां विचारण उनका चल रहा है, उनकी ट्रायल हो रही है, तो फिर कोर्ट का माइंड डिस्क्लोज हो जाएगा कि कोर्ट किस लहजे में उनकी एविडेंस को एप्रिशिएट कर रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग उसका फायदा उठाएं, तो कोर्ट उस माइंड को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, एक एक एविडेंस का बारीकी से विश्लेषण भी कोर्ट नहीं करना चाहता है। तो फिर कैसे उस एप्लीकेशन को तय किया जाए, कैसे उसमें क्या चीज वहां देखी जाए? तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का क्या मतलब है कि चार्ज के समय जो एविडेंस थी उससे कुछ ज्यादा एविडेंस होनी चाहिए, लेकिन
क्या कन्विक्शन लेवल की एविडेंस होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कन्विक्शन लेवल की एविडेंस होना जरूरी नहीं है उस अक्यूज्ड को के लिए कार्रवाई प्रोसीड करने के लिए। ये चार्ज की स्टेज से कुछ ज्यादा एविडेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन कन्विक्शन से कुछ कम हो सकती है। तो ऐसे इन दोनों परिस्थितियों के बीच की जो एविडेंस है वो हम यहाँ उसको देखेंगे। तो इस लेवल की एविडेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कोर्ट के अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। एक्सटेंट, कौन कौन से मुल्जिमान को तलब किया जा सकता है, कैसे कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि नॉट नेम्ड इन एफआईआर, कुछ मुल्जिम ऐसे होते हैं जिनका एफआईआर में नाम नहीं होता है, तो फिर ऐसे नॉन नेम्ड जो अक्यूज होते हैं क्या उनको बुलाया जा सकता है 319 में? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अक्यूज्ड तो एफआईआर में लिखे गए थे, गवाहों ने अपने 161 सीआरपीसी के बयानों में भी उनका नाम बताया था, लेकिन फिर भी आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की, तो क्या ऐसे मुल्जिमान को 319 में जोड़ा जा सकता है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। ऐसे मुल्जिम जो नेम्ड थे बट नॉट चार्जशीटेड थे, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई थी। ऐसा भी हो सकता है, ये थोड़ी सी आपको असामान्य परिस्थिति लगती है कि डिस्चार्ज मुल्जिम भी धारा 319 में बुलाए जा सकते हैं, यानी कोर्ट ने अभी अभी उनको 319 उनको अभी अभी डिस्चार्ज किया है, लेकिन विक्टिम ये कह सकता है कि इसमें 319 की एप्लीकेशन लगा के कि ये जो चार्जशीट ये जो डिस्चार्ज किए गए मुल्जिम हैं इनको वापस कोर्ट ऐड करे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि बिल्कुल ये जो डिस्चार्ज मुल्जिम है ये 319 सीआरपीसी में वापस बुलाए जा सकते हैं, वापस उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसमें ये धारा 300 और 398 की कंप्लायंस होनी जरूरी है। इन धाराओं में जब इसकी कंप्लायंस हो जाएगी तो फिर हम उसको 319 में ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 प्रश्नों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उनका जवाब दिया और इस धारा 319 पर विस्तृत विवेचना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 319 की पावर है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और कोर्ट को उन्होंने चेतावनी दी कि इस पावर का बहुत सावधानी से उपयोग उनको करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सावधान कोर्ट को रहना चाहिए, बहुत ही कॉशियस मैनर में कोर्ट को यहाँ काम करना चाहिए, यूं कैजुअल और कैवेलियर मैनर में काम कोर्ट को नहीं करना चाहिए जब कोर्ट सेक्शन 319 की पावर को यूज कर रहा है। एक और केस हम इसमें देखते हैं, पेरिया स्वामी वर्सेस नीला स्वामी का, ये 2019 का केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस में पब्लिश हुआ है, 14 मार्च 2019 का केस है। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस कोर्ट के सामने होनी चाहिए, तभी कोर्ट सेक्शन 319 सीआरपीसी में उस अक्यूज्ड को तलब करेगा। तो ये हमने इस धारा की जो एक्सटेंट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ये हमने देखी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।